नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने केमिस्ट्री के डिफिनीशन में पढ़ा था कि केमिस्ट्री के डिफिनीशन में एक और भी था कि क्या है कि द changes the laws which change according to which the chemical reaction takes place। या ऐसे लाज होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो केमिकल चेंजेज होते हैं और उन्हीं रूल्स को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या जिसे हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम, कहते हैं इनको हम रासायनिक संयोग के नियम। संयोग के नियम इन्हें हम कहते हैं। इन्हीं नियमों के जितने भी रूल्स हम पढ़ रहे हैं, जितने लॉज एंड रूल्स हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग सारी केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री में जितनी भी हैं टोटल इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग होती हैं। तो क्या है केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? क्या है? द केमिकल रिएक्शंस takes place under certain rules which are called as laws of chemical combination। कि ये सारे रूल्स जो होते हैं, ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ रूल्स के अंडर में होते हैं। इन्हीं रूल्स को हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और देखते हैं कि एक केमिकल कॉम्बिनेशन के जो रूल्स हैं कौन कौन से हैं। एक क्या है? फर्स्ट रूल्स हम देखेंगे, इनमें एक वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर से, और इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास। इसे हम द्रव्य के संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम अथवा द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। मास नहीं बल्कि हम कह सकते हैं इसको मैटर। लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम अथवा
द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। सेकंड क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। थर्ड क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ रूल्स क्या है? गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ फिफ्थ लॉ क्या है? गैलुसेक लॉ ऑफ गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या है? गैसियस वॉल्यूम। गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं गैलुसेक का गैसी नियम। गैसी आयतन नियम होता है। एंड सिक्स रूल्स जो होता है, सिक्स रूल क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। ये सिक्स रूल हम यहाँ देखते हैं। सिक्स रूल क्या है? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ। इस प्रकार से हम देखते हैं जितने भी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे इन सिक्स रूल्स के अंडर में होते हैं। हर रिएक्शन इनमें से किसी न किसी रूल के अंडर में ही होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस किसी न किसी रूल के अंडर में ही गवर्न किए जाते हैं। जिन्हें हम कहते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन रूल्स के बारे में। सबसे पहले इनको जानना होगा कि ये रूल्स हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास मैटर कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशी है। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम।
थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, लॉ व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम, इसे हम कहते हैं। फिफ्थ है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम है। एंड सिक्स लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो का नियम है। इसके बाद हम सीरियल बाय सीरियल 1 and 1 करके इसको पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, सब रूल्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको जो लोग नए हैं, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो हमारा बेल आइकन बटन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आगे पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब हम 1 by 1 इन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर और लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसे हम कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। यह है द्रव्य की अविनाशिता। अविनाशिता का नियम अथवा या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यहाँ द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे दिया गया है किसने और क्यों बना है। और इस नियम का सबसे पहले क्या होता है, इस नियम के प्रपोजर हैं एंटोनी लेवॉइसियर, जिसे हम डायरेक्टली लेवॉइसियर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या किया, इस रूल्स को 1789 में किया। कौन हैं इसके प्रपोजल हैं, ए लेवॉइसियर। इन्होंने 1789 में इस लॉ को प्रपोज किया, इन्होंने सुझाया। लेकिन इस लॉ को कंफर्म करने में एक बाय एक्सपेरिमेंटली इनके साथ में लैंडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने क्या किया, इनके रूल्स को वेरीफाई किया और
अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि हाँ इनका लॉ सिद्ध करता है, सही है। और इसके लिए इनका नियम क्या है, दिस लॉ क्या कहता है, व्हाट सेज दिस लॉ, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू this law, according to this law, in all physical and chemical changes, in all physical and chemical changes, the total mass of product is equal to the total mass of reactant, और एक कह सकते हैं इन the total mass of product is, the total mass of product is equal to the total mass of reactants, that is क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज टोटल मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अब इन केमिकल रिएक्शंस में क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के क्या कहता है ला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज आर इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट होते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्शन के दौरान जो उनका मास होता है, उनका द्रव्यमान होता है, रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट्स के टोटल द्रव्यमान यानी मास के बराबर ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार के यही रूल्स कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड टर्म हमने देखा है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इस नियम के अनुसार ये रूल क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है इन ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैटर कैन इन ए केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंजेज, द मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कि फिजिकल चेंजेज होते हैं या केमिकल चेंजेज होते हैं तो इस कंडीशन में मैटर यानी पदार्थ को हम न तो बना सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं। मीन्स इन ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंजेज द मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, this is called as law of indestructibility of matter।
द्रव्य की अविनाशिता का नियम मीन्स न तो हम नष्ट कर सकते हैं न तो उनका निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। हम आगे देखेंगे इसको। अब हम देखेंगे इसको वेरीफाई कैसे किया जाए। वेरीफाई करने के लिए हम इसके कुछ प्रूफ हैं। लैंडोल्ट ने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में यहाँ पर लेवाइसियर के साथ कुछ प्रयोग किए, जिसके आधार पर इस नियम की पुष्टि की जा सकी कि हाँ ये रूल्स करेक्ट है, न कि कोई इसमें कोई फॉल्ट। इस तरह से क्या है इसके लिए हम देखते हैं। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा द्रव्य की अविनाशिता का नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता, जो हमारे कंटेंट आपको अगर पसंद आते हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या होता है कि अगर आप लाइक करते हैं, आप लोगों के लिए हम इतना कंटेंट बनाते हैं, मेहनत करते हैं, अगर आप लाइक करते हैं इससे क्या होता है हमारा मनोबल बढ़ता है और इस प्रकार से हम और अधिक और अच्छे कंटेंट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अब इस रिएक्शंस को, इस नियम को जो हमने पढ़ा है, अभी तक तो हमने पढ़ा, सिर्फ इनका वेरिफिकेशन, इनकी पुष्टि नहीं की गई, इनका सत्यापन नहीं किया गया कि क्या ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ तक सही है, किस हद तक सही नहीं है। हम जानते हैं कि साइंस प्रयोगों और परीक्षणों का ज्ञान होता है और स्टडी ही है, प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेशन की है। तो यहाँ पर जब उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में उन्होंने जब सुझाया, प्रपोज किया, तो इसके लिए इनके साथ में लैंडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग किए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ क्या वास्तव में रूल सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस, क्योंकि हमने पढ़ा है ड्यूरिंग ए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या किया फिजिकल चेंजेस के लिए, ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, इसके लिए क्या किया लैंडोल्ट ने, क्या किया उन्होंने बर्फ को ट्यूब में लेकर बंद कर दिया। क्या लिया उन्होंने, फ्लास्क में लेकर आइस को हीट कर दिया। यहाँ एक फ्लास्क में लेकर उन्होंने जब फ्लास्क में आइस को लेकर हीट कर दिया और जब हीट किया उन्होंने, तो एक साथ में देखा कि जब हीट किया उसमें उन्होंने आइस को भरकर, तो यहाँ पर ड्यूरिंग आइस को लेकर पहले फ्लास्क समेत उसका मेज़र किया, उसका मास यहाँ पर देखा उन्होंने, इसका वजन मान लेते हैं W1 ले लिया, ठीक। और उसके बाद जब उन्होंने इसको हीट किया, आफ्टर हीटिंग उन्होंने हीट करके इसको फिर इसका मेजर किया, तो उन्होंने देखा ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आइस को लेकर उन्होंने इसको पूरी तरह से वाटर प्रूफ कर दिया, कॉर्क लगा दिया, जिससे कि ये बाहर ना जा सके। और उन्होंने इसको मेजर कर लिया, इसको तौल लिया, और उसके बाद जब इन्होंने हीट किया, इसके बाद इसको भी लिया, तो उन्होंने देखा इसका भी वेट, दोनों का वेट एक जैसा है, W2 भी एक जैसा है, यानी W1 इज इक्वल टू W2 क्या है आफ्टर हीटिंग। इससे सिद्ध हो जाता है कि भौतिक यानी फिजिकल चेंजेस के ड्यूरेशन में दौरान
पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि कोई परिवर्तन नहीं होते, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने लैंडोल्ट ने क्या किया, इसके पहले इसके लिए उन्होंने रासायनिक परिवर्तन जो फिजिकल चेंजिंग के बजाय केमिकल चेंजिंग पर अब ध्यान दिया। केमिकल चेंजेस क्या है? केमिकल चेंजेस को तो हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। अब केमिकल चेंजेस के लिए लैंडोल्ट ने एक ट्यूब लिया, एक ऑपरेटस लिया जो कुछ इस तरह से था। उन्होंने एक में क्या किया, सिल्वर यहाँ इसमें उन्होंने ले लिया, इसमें एक्वस NaCl ले लिया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। एक ऐसा था, एक्वस था। और दूसरे में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसमें उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ये भी सॉल्यूशन ले लिया, और ये भी क्या है, सॉल्यूशन ही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरह से कार्क से टाइट कर दिया। उन्होंने इनको पूरी तरह से बंद कर दिया। बंद करने के बाद इन्होंने इसका वजन, इसका भार मेजर करे, इसका मास उन्होंने पता कर लिया कि कितना है। इसके बाद एक क्या करते हैं, इसको घुमा फिरा कर, सपोज दैट ऐसे होते हैं, दोनों यहाँ एक दूसरे से जुड़े हैं, इस तरह से जुड़े हैं, और इनको इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनमें एक में सिल्वर भरा, एक में सोडियम क्लोराइड, एक में सिल्वर नाइट्रेट भरा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको बंद करके पूरी तरह से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद उन्होंने इनको ऐसे ऐसे करके हिला दिया, क्योंकि इसको हम किसी तरह से भी हिलाएंगे, इसमें दोनों लॉक हो गए, यहाँ से दोनों आपस में जुड़े हैं, ये गिरने वाले। इसके बाद जब दोनों एक दूसरे में इस तरह से मिल जाते हैं तो केमिकल चेंजेज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब जब यहाँ सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, NaCl प्लस AgNO3, दोनों सॉल्यूशन है। एक क्या है कि ब्राउन कलर का है, ये सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ सोडियम क्लोराइड का जब इन्होंने रिएक्शन करा, इस प्रकार से जब उन्होंने ट्यूब के उल्टा सीधा किया, घुमाया, तो इनमें आपस में इसमें चला गया। इस प्रकार से दोनों मिल गए, तो मिलने के बाद रिएक्शन हुआ और ये आपस मिलकर रिएक्शन किए बन गया, यहाँ पर Na सोडियम नाइट्रेट बना प्लस और बन गया AgCl। AgCl जो होता है एक कर्ड जैसा प्रेसिपिटेट होता है, ग्रे कलर का। एक क्या होगा, ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट होता है, PPT यानी ग्रे प्रेसिपिटेट, और छेप बनता है और नीचे बैठ जाता है दोनों साइड में। और साथ साथ में सिल्वर नाइट्रेट जो है वाटर में सॉल्युबल, यहाँ सोडियम नाइट्रेट जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है और ऊपर तैरता, वाटर क्या होता है, वाटर के रूप में ऊपर चला जाता है सॉल्यूशन ग्रुप में। और जो सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ है सिल्वर क्लोराइड में, ये सिल्वर क्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल यानी अविलेय होता है और एक कर्ड जैसा प्रेसिपिटेट और छेप बना लेता है, नीचे बैठ जाता है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ए रिएक्शन हुआ, अब यहाँ केमिकल चेंजिंग हुए, नए प्रोडक्ट बने, न्यू कंपाउंड बने, सोडियम क्लोराइड से सोडियम नाइट्रेट बना और सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद उन्होंने दोबारा फिर से इस ट्यूब को फिर मेजर किया, इसका मास उन्होंने फिर लिया। यहाँ मान लेते हैं इन दोनों का मास यहाँ पर W1 ग्राम था, यहाँ पर ए ले लेते हैं, NaCl हो गया और इसका AgNO3 ग्राम हो गया।
तो इनका मास हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो इनका मास बना WNaNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट का मास, सोडियम नाइट्रेट का मास, और यहाँ पर WAgCl, ये दोनों के मास देखा गया। उन्होंने देखा कि इक्वल है। आफ्टर रिएक्शन उन्होंने देखा कि WNaCl प्लस WAgNO3 इज इक्वल टू WNaNO3 प्लस WAgCl, यानी इनके जो द्रव्यमान है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन के समय अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट एक टॉपिक इसके बाद उन्होंने ये सिद्ध किया, और क्या है कि रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं, ये तो हो गया एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, लेकिन जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी तो कोई परिवर्तन होने चाहिए जो कि एक सिद्ध कर सकें कि हाँ क्या कि जब पदार्थ कोई नष्ट होता है, टूटता है छोटे छोटे पदार्थों में, यहाँ तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, लेकिन जब टूट जाता है कोई पदार्थ डिकम्पोजिशन रिएक्शन छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है, तब क्या ये रूल फॉलो होता है, ये भी देखने के लिए लैंडोल्ट ने एक और भी प्रयोग किया, उसके बारे में हम देखते हैं। तब तक आप बने रहेंगे। जहाँ तक आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और हाँ पसंद आती है तो आप इसे लाइक करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे, जिससे कि आप पता चल सके कि आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और जो इसमें अगर कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो या आपको कुछ और भी इसके विषय में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अब उन्होंने क्या किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमने पढ़ा वहाँ कन्वर्जन रिएक्शन हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को उन्होंने क्या किया, हीट किया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट किया तो यह मरकरी और साथ साथ में ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया, मरकरी प्लस हाफ O2। यहाँ HgO मीन्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और यहाँ मरकरी प्लस क्या हो गया, रिएक्शन जब ब्रेक डाउन होता है तो इस तरह से होता है। उन्होंने मरकरी के लिए लिया था 100 ग्राम, और जब इसको उन्होंने हीट किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है मरकरी में और ऑक्सीजन गैस में। उन्होंने देखा मरकरी जो था ये हुआ 92.6 ग्राम मिला, और ये क्या हुआ 7.4 ग्राम मिला। हम जैसे डिस्ट्रक्टिबिलिटी की डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ देख रहे हैं कि यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है ये डिकम्पोज हो रहा है मरकरी में और ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, उन्होंने देखा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब डिकम्पोज हुआ मरकरी में और ऑक्सीजन में, फिर इन्होंने इसके वेट को फिर मेजर किया। जब मेजर करते हैं तो देखते हैं कि जो मरकरी मिला है
मरकरी का भी वेट है 92.6 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट है 7.4 ग्राम। अब उन्होंने इसको मेजर किया तो देखा जाए अगर यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट, हम देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ देख रहे हैं मास ऑफ रिएक्टेंट मर्क्यूरिक ऑक्साइड का 100 ग्राम है। और देखते हैं इसका अगर देखना है तो इनको भी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट, इनको ऐड करते हैं 92.6 प्लस 7.4। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं 6 to 4 10। देखिए क्या होता है, यहाँ भी 100 ग्राम ए भी मिला, 100 ग्राम में मिला। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया कि चाहे फिजिकल चेंजेज हो चाहे केमिकल चेंजेज हो, लेकिन किसी भी कंपाउंड का कुछ भी नहीं, यानी कंपाउंड के मास में कोई चेंजेज नहीं होता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनका मास हमेशा इक्वल ही होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिजिकल चेंजिंग में आपने देख ही लिया कि जब उन्होंने आइस को हीट किया, आइस को पहले उन्होंने उसको मेजर किया, उसका वेट मेजर किया, उसके बाद आइस को हीट करने के बाद में वेट मेजर किया, लेकिन सिचुएशन क्या थी, वो एकदम क्लोज पार्ट था जिससे बाहर ना जा सके। तो ऐसी कंडीशन वो भी इक्वल निकला। और सेकंड कंडीशन जब उन्होंने फिजिकल के बाद केमिकल चेंजिंग में देखा, लैंडोल्ट ने लैंडोल्ट ट्यूब में जैसा हमने बताया आपको दिखाया कि इस तरह से होते हैं, इसमें हम उन्होंने जब लेकर किया तो ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने इक्वल ही पाया। इससे सिद्ध हो गया कि हाँ, कि केमिकल चेंजेस के दौरान भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास इक्वल रहते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होता। यानी जितने रिएक्टेंट, जितना आप इनपुट डालेंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। और जब उन्होंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या भी पॉसिबल है, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेकर उसको पहले उसको तौल लिया, उसका वेट निकाल मेजर किया, उसके बाद उन्होंने हीट किया। हीट करने के बाद उन्होंने देखा कि ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी और साथ साथ में ऑक्सीजन में टूट जाता है। और उन्होंने एक एक करके दोनों का मेजर किया तो उन्होंने देखा कि दोनों का वेट फिर भी इक्वल ही आता है, किसके, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के। इस प्रकार से प्रूव हो गया कि लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी सही है। अब इसके बाद ये अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। साथ साथ में कमेंट भी आप अवश्य करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, आपकी प्रतिक्रियाओं के बारे में पता चल सके। और आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। और साथ साथ में इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।